बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को जंग के मैदान में धकेल दिया गया। अभी पाकिस्तान को आज़ाद हुए सिर्फ 2 माह गुजरे थे कि हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने कश्मीर पर हमला कर कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। ये सिर्फ 2 माह गुजरे और यहाँ से शुरू होती है कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर होने वाली जुल्म और ज़्यादतियों की एक दास्तान, जिसका जवाब दिए बग़ैर पाकिस्तानी फ़ौज आराम से नहीं बैठ सकती थी। इंडिया ने ऐलान जंग तो कर दिया कश्मीर पर हमला करके, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि अब उसका सामना शेरों से हो रहा है। आया था मिटने मिट गया बातिल, आया था दबने दब गया बातिल, कत्ल हुआ हर मैदान में बातिल, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। पाकिस्तान के पहाड़, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के समंदर और सब्ज़ाज़ार इस बात के गवाह हैं कि किस तरह गुजर खान का एक कप्तान, कैप्टन सरवर शहीद, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ा था और उसने दुश्मन को बता दिया था कि अगर वतन अजीज के दिफा में वो अपना खून बहा सकता है तो दुश्मन को गिरा भी सकता है। और अभी कैप्टन सरवर का खून जमा भी नहीं था कि कश्मीर का एक नायक सैफुल्लाह जंजुआ मैदान में हजरत अली की सैफ की तरह आता है और दुश्मन पर टूट पड़ता है। 48 की इस जंग में शिकस्त खाने के बाद 10 साल बाद दुश्मन फिर सर उठाता है और 1958 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान पे महाज खोलने की कोशिश करता है। ईस्ट पाकिस्तान के गांव लक्ष्मीपुर की तरफ पेशकदमी करता है, लेकिन इस बार इसके सामने पंजाब का मेजर तुफैल खड़ा होता है, जिसने किसी बंदूक से नहीं, किसी तलवार से नहीं, बल्कि ऐन जख्मी हालत में अपनी फौलादी टोपी से दुश्मन का सर कुचल कर उसकी जिंदगी का धागा तोड़ दिया। पै दर पै शिकस्तों को खाने के बाद 1962 में 1962 में चाइना के हाथों शिकस्त खाने के बाद रन ऑफ कच्छ के अंदर एक मर्तबा फिर ये दुश्मन सर उठाता है और मुंह की खाता है। और रन ऑफ कच्छ की शिकस्त के बाद बलाखिर वो वक्त आ जाता है जिस हवाले से हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। जी हाँ, 5 और 6 सितंबर की रात तकरीबन 3:30 बजे लाहौर की तरफ बगैर किसी ऐलान जंग के और कश्मीर को जवाज बनाते हुए इंडिया शबे खून मारता है, लेकिन इसके सामने इसको ये अंदाज़ा नहीं होता कि वतन के दिफा करने वाले मुजाहिदीन बिल्कुल चौकन्ना खड़े हैं। जब 65 की लड़ाई के 1965 की 5 सितंबर और 6 सितंबर की दरमियानी रात दुश्मन लाहौर के ऊपर अटैक करता है तो इसके सामने बलूचिस्तान का जवान मेजर शफकत बलोच खड़ा होता है। ऐसा लगता था कि मेजर शफकत बलोच खुद एक आर्मी है। आप अंदाज़ा लगाएं, डिफेंसिव तारीखों के अंदर ये बातें बहुत कम बताई जाती हैं। मेजर शफकत बलोच के साथ 19 जवान और आगे से अटैक करने वाले 2 डिवीजन्स का मतलब क्या होता है? कम से कम 3000 फौज की बटालियन ने, डिवीजन्स ने अटैक किया और 9 घंटे तक शफकत बलोच ने अपनी कंपनी के साथ 19 से 20 सिपाहियों के साथ इनका दिफा किया। सुबह तक जब अच्छी तरह दुश्मन को लाशें मिल जाती हैं तो ये बरकी का महाज खोलता है और सुबह लाहौरी से सीधे हाथ के ऊपर जरा हटते हुए बरकी के ऊपर, बरकी पुल से दुश्मन पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार इसका सामना लादिया के शेर मेजर राजा अजीज भट्टी से होता है। वही राजा अजीज भट्टी जिसने 6 दिन 6 रात बगैर किसी आराम के दुश्मन का मुकाबला किया
और जब उनको उनके कंपनी कमांडर ने रेस्ट करने के लिए वापस बुलाया तो उन्होंने वो मशहूर जवाब दिया, डू नॉट रिकॉल मी बैक, आई वॉन्ट टू शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इन द डिफेंस ऑफ माई कंट्री। और 11 सितंबर की सुबह टैंक के गोले से जामे शहादत नोश करते हैं। टैंक का गोला दुश्मन का इनके सीने पे लगता है और ये शहीद हो जाते हैं। बी आर्मी में बहती नहर आज भी इस बात की गवाह है कि मेजर राजा अजीज भट्टी ने किस तरह वतन अजीज के दिफा में पानी की तरह अपना खून बहाया था। यहां बर्री यानी जमीनी दिफा चल रहा था, उधर हमारी फैजाइया भी किसी से कम नहीं थी। तवज्जो से सुने, इंडिया जब जमीनी हमले में शिकस्त खा गया और अंदर नहीं बढ़ पाया, लाहौर के अंदर एक कदम भी ना बढ़ पाया, तो अब इसने दूसरा महाज फिजाइया का खोलना शुरू किया। लिहाजा इंडिया की एयर बेस पठानकोट के ऊपर 13 के करीब दुश्मन के हंटर तैयारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों कराची, सरगोदा, पिशावर और लाहौर पे दोबारा अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन शाबाश है हमारे उन जवानों को, शाबाश है सज्जाद हैदर जो कि उस वक्त के स्क्वाडन कमांडर थे, स्क्वाडन लीडर थे, जिन्होंने अपने स्क्वाड के साथ दुश्मन की टेरिटरी पे हमला किया। और वो पठानकोट जहां पर तैयारे पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को तबाह करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, 7 सितंबर की सुबह यानी तकरीबन 6 और 7 की सुबह के अंदर वो पठानकोट राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। जब पठानकोट के ऊपर बुरी तरह इंडिया ने शिकस्त खाई तो अब इंडिया ने एक और प्लान बनाया कि पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाने के लिए अगली सुबह 7 सितंबर को इंडिया के 5 हंटर तैयारे दोबारा मैदान में आए और यहां से एक, जी हां जनाब, सिर्फ एक MM आलम मैदान में आते हैं। इधर से दुश्मन के 5 हंटर तैयारे और इधर से MM आलम का एक तैयारा हवा में जाता है और विद इन 1 मिनट, आई रिपीट विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर डॉग फाइट में दुश्मन के 5 तैयारों को गिराकर सेफ एंड साउंड वापस आ जाता है। एक तरफ फिजाई दिफा चल रहा है, एक तरफ बर्री दिफा चल रहा है, लेकिन हम भूल नहीं सकते अपनी नेवी को। जी हां, आपका कराची, ये जो अभी थोड़ी देर पहले सुल्तान साहब ने जिक्र किया, मेरे दादा इजाज गुल इसी महाज पर शहीद हुए। ये जो आपका कराची है ये सेफ नहीं था क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल मुत्तसिल इंडिया की एक रेडार स्टेशन था जिसका नाम था द्वारका। यहां इंडिया के पास तैयारा बरदार जहाज विक्रांता और इस किस्म के जो है बड़े बड़े जहाज खड़े हुए थे। इनका प्लान ये था कि ये कराची की हुदूद में दाखिल होकर कराची पर हमला करेंगे। यहां से पाकिस्तानी नेवी को ये ऑर्डर मिला कि द्वारका के पूरे स्टेशन को उड़ाना है। लिहाजा 8 समंदरी जहाज अल जुल्फिकार, अल बद्र, अल शम्स और इसी तरह बाबर और इसी तरह आलमगीर, पाकिस्तान के 8 समंदरी जहाज इंडिया की हुदूद में दाखिल होते हैं और पूरे के पूरे द्वारका के रडार स्टेशन को उड़ाकर वापस आते हैं। इधर बदला लेने के लिए जब इंडियन नेवी होश में आती है और अपने बहरी जहाज़ों को पाकिस्तान की तरफ भेजती है तो समंदर की हुदूद में छुपी हुई सबमरीन गाजी मैदान में आती है और दुश्मन पर पै दर पै वार करके उनको बता देती है कि जब तक वतन अजीज के दिफा करने वाले ये फौजी सीना ताने तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम पाकिस्तान की एक इंच की जमीन के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकते। मेरे अजीज तालिब इल्मों, 16 दिन तक ये जंग जारी रही और 16 दिन की इस जंग के बाद जब इंडिया ने देख लिया कि हम बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं, फिर उसने अक़वाम मुत्तहिदा का रुख किया और बलाखिर ताशकंद के मुल्क में ये जंग ख़त्म हो गई। हम नहीं भुला सकते अपने किसी शहीद को जिसने इस मुल्क के दिफा में जान दी, चाहे वो कैप्टन सरवर शहीद हो, चाहे वो सवार मोहम्मद हुसैन हो,
जिसके इशारे पर दुश्मन के 16 टैंकों को तबाह किया गया, चाहे वो फातेह हिल्ली मेजर अकरम हो, चाहे वो लांस नायक महफूज खान हो, जिसने किसी असलहे के साथ नहीं बल्कि जख्मी हालत में दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उसके फौजियों को अपने हाथों से उनके गले दबाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। हम नहीं भुला सकते। बिलखुसूस सिंध की ज़मीन एहसानमंद है राशिद महनास का कि जिसने अपने तैयारे को गिराकर खुद तो शहादत का जाम पी लिया, लेकिन ना तो अपने मुल्क का सर झुकने दिया और ना ही अपना सर झुकने दिया। हम नहीं भुला सकते कारगिल के उन जवानों को, जी हाँ, कैप्टन कर्नल शेर खान को, जो दुश्मन को उसके घर में घुस के मार आया। और ना ही हम अपने गिलगित के उस जवान को भुला सकते हैं, जी हाँ, हवलदार लालक जान को, कि जिसने 3 दिन तक 16,000 फीट की बुलंदी पे बर्फानी चोटियों पर बैठकर दुश्मन का दिफा किया, दुश्मन को ललकार ललकार कर मारा, यहाँ तक कि उस पर एयर स्ट्राइक भी हुआ, उसके ऊपर आर्टिलरी का स्ट्राइक भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत ना हानी और बलाखिर जामे शहादत नोश किया। यही अजली दुश्मन पिछले साल फरवरी में एक मरतबा फिर हमारी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर कर पाकिस्तान पे स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करने के लिए आया था। और आप सब इसको जानते हैं किस तरह मुंह की खाकर गया था। हमारे शाहीन तैयार थे और उन्होंने किस तरह इनके तैयारों को गिराया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहां से अपने उस अजली दुश्मन को एक पैगाम देना चाहता हूं। आखिर में तुम टेबल टॉक करोगे, अमन सुलह से बात करोगे, हाजिर हैं, लेकिन अगर तुमने जारहियत का इर्तिकाब किया तो चाहे समंदर के रास्ते आओ, चाहे बर्री रास्तों से आओ, चाहे फिजाई रास्तों से आओ, तुम्हारा सामना ईमान से भरपूर, जिनके दिलों में ईमान की एक चिंगारी बढ़ रही है, ऐसी कौम से होगा जिस कौम के दिल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवस्त है। ऐसी कौम के साथ यलगार नहीं की जाती, ऐसी कौम के साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं किए जाते। ऐसी कौम को माइट इज राइट के तहत अपनी अफरादी कुव्वत और वसाइल की कुव्वत के ऊपर नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि आप तैयारियां करते हैं, हमारा ये हिसाब नहीं। हम सर पे कफन बांधते हैं और लड़ जाते हैं जनाब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।